आज अपने को साइंस में माइक्रोब्स पढ़ने हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, और माइक्रो जीव छोटे जीव, जो दैट कांट बी सीन बाय नेकेड आई। आपको नंगी आंखों से ये छोटे जीव दिखाई नहीं देते, लेकिन हैं अपने चारों तरफ। आगे समझ में? आंख के लिए, इनको देखने के लिए आंख को चाहिए ऐड का मतलब माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। तो आज अपने ऐसे माइक्रोब, ऐसे छोटे जीव जो आपको आंख से तो दिखते नहीं है, लेकिन आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं। आप सांस ले रहे हो, माइक्रोब्स अंदर जा रहे हैं। आपके शरीर के अंदर माइक्रोब्स, आंत अंतर इंटेस्टाइन के अंदर जो है माइक्रोब्स बैठे हैं। आप दही खा रहे हो, दही में माइक्रोब्स बैठे हैं। आप शूज पहन रहे हो, शूज में माइक्रोब्स बैठे हैं। कोई बीमार आदमी खांस रहा है तो उसकी खांसी में माइक्रोब छूट रहे हैं और वो आप में आ रहे हैं। तो चारों तरफ वो कहते हैं ना कि अंधेरे का राज है, चारों तरफ जो एक माइक्रोब्स का राज है। तो इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है कि ये माइक्रोब जो है अपने लिए फ्रेंड्स भी हैं और फॉय भी है। तो जो नहीं दिख रहे हैं वो नहीं दिखते हुए अपना भला कर रहे हैं, और कोई जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, वो अंदर ही अंदर अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनका मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे किया गया, यही तो इन्वेंशन है, यही तो खोज है जो साइंटिस्टों ने अभी तक मेडिकल हिस्ट्री में की, और जगह की। अब नाम आएंगे लुई पास्टर, जेनर, फ्लेमिंग, इस तरह के नाम आएंगे। वो इन्होंने इन छुपी हुई चीजों को, इन छुपे हुए माइक्रोब्स को डिस्कवर किया, खोजा। अब कौन फ्रेंड है, कौन दुश्मन है, कितने किस टाइप के हैं, इनको क्या है कि एक जैसे अपने अपने लर्निंग में क्या करते हैं, एक धागा बना लेते हैं। अपनी जो लर्निंग की जो स्टाइल है वो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। जैसे माला होती है ना, 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय की एक माला बनाए, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से अपने दिमाग में बातें आती रहें, अपने कभी भूले नहीं, लर्निंग अच्छी हो जाए। तो इस प्रकार का जो ये ग्राफिक बनाया अपन लोगों ने, तो इसमें सबसे पहला है कि माइक्रोब्स के बारे में इतना बोला कि फ्रेंड्स भी हैं, फॉयज भी हैं। तो जो हैं वो कौन से हैं माइक्रोब? कौन, किसको आप माइक्रोब कह सकते हो आप? सबसे पहला नाम आएगा बैक्टीरिया का, उसके बाद में एल्गी, फिर उसके बाद में फंजाई, फिर प्रोटोजोआ, फिर वायरस। बैक्टीरिया का मतलब कोलेरा, एल्गी का मतलब क्या है कि सारा सामान वगैरह, और है जिसको काई कहते हैं ना, काई लग गई, ये इवन बिल्डिंग्स के काई लग जाती है, वो भी खराब कर देते हैं,
सारे सामान के ये लग जाती है, ये खराब करती है। एल्गी, फंजाई, फंजाई तो कोई भी मॉइस्चर हो, खाने का सामान हो और उसको मिल जाए मॉइस्चर और इसको मिल जाए अंधेरा, तो फंजाई तो खा जाती है। प्रोटोजोआ, मलेरिया, प्रोटोजोआ का नाम लेते क्या, मलेरिया, दांतों का पायरिया, वायरस भयंकर। ये इनसे अलग, ये एक अलग किस्म। वायरस, वायरस तो हो ही है, दुश्मन ही है 100%। वायरस तो फ्रेंड हो ही नहीं सकता। वायरस का अर्थ, इस शब्द का अर्थ ही पॉइजन होता है, वायरस का। तो ये वायरस तो है ही पॉइजन। और ये वो राक्षस हैं जो क्या है कि जब इसको कोई जिंदा मिले तो ये जिंदा हो जाते हैं, उसको खा जाते हैं। और जब इनको कोई मिले नहीं जिंदा तो ये खुद भी मरी हुई अवस्था में रहते हैं, इन डेड पोजीशन। इसलिए इनको क्या है कि लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स की लिंक भी कहा गया है, वायरस को लिंक। तो ये इतने खतरनाक है। तो जब इनको कोई जिंदा चीज मिलेगी तो ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं। कोई लिविंग सेल मिलेगी, उस सेल में घुसेंगे आतंकवादी की तरह से, और उस सेल का जो सारा सिस्टम है उसको हैक कर लेंगे और दुनिया भर के वायरस बना देंगे। वो फिर आगे और लिविंग सेल को हैक करेंगे, फिर वो इस तरह से एक प्रकार का विस्फोट 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 चलता रहता है। इसलिए किसी को नेगेटिव रूप से, जब मजाक में नेगेटिव रूप से किसी को आप अपने दोस्त को पुकारते हो तो उसका नाम क्या है, वायरस। कई बार क्या है कि जो आपके सर या मैम जो है आपको पसंद नहीं आती है, उसकी जो स्टाइल है पढ़ाने की, और उसको कह देते हो वायरस। एनीवे, ये माइक्रोब्स। और फिर क्वेश्चन आता है कि फिर ये रहते कहाँ हैं? माइक्रोब जो है इतने प्रकार के बताए, ये रहते कहाँ हैं? वेयर डू माइक्रोब्स लिव्स? लिख दिया ना फिर आगे, इन ऑल एनवायरमेंट। वो शिवजी भोलेनाथ की तपस्या करके एक राक्षस, वो मांगो वरदान, तो वरदान मांग रहा था। किस तरह का मांग रहा था कि न दिन में न रात में, न दिन में न रात को, ये हिरण्यकश्यप जो था राक्षस, न दिन में न रात को, न सुबह, वो इस तरह से, मतलब सारे टाइप का एनवायरनमेंट यहाँ आ रहा था। न जल में, न वायु में, न आकाश में, न धरती पर, न अग्नि में, सारे प्रकार के एनवायरनमेंट बना रहा था। न ठंड में न गर्म में। वहां मैं नहीं मारा जाऊं, अमर रहूं। और उसमें एक एनवायरनमेंट भूल गया, वो शाम भूल गया। शाम को जहाँ दिन और रात मिलते हैं, और शाम के समय क्या है कि नरसिंह जी भगवान के द्वारा वो मारा गया। ये एक पौराणिक स्टोरी है, लेकिन ये इसलिए इसलिए बोला मैंने कि माइक्रोब जो है कि कहाँ पाए जाते हैं? हवा में, बिना हवा में, पानी में, -100 डिग्री टेम्परेचर पे, धरती के अंदर, कितना भी अंदर चले जाओ वहां भी, आकाश में, मतलब वायुमंडल में, तो सारी जगह ये माइक्रोब पाए जाते हैं। कहने का मतलब यही है। इससे थोड़ी सी स्टोरी का जो समझा आपने, सॉरी, इन ऑल इन्वायरमेंट,
इन ऑल इन्वायरमेंट, और सारा इन्वायरमेंट दो में बंट गया ना, बायोटिक और एबायोटिक। तो एबायोटिक में तो क्या, जमीन, लैंड, एयर, वाटर, एबायोटिक। अब इसके इसके अलावा एबायोटिक में इन्वायरमेंट में क्या रह गया, सब कुछ आ गया। और बायोटिक में जो जिंदा है, जो जिंदा है, आदमी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग में, वो बायोटिक। तो सारे बायोटिक और एबायोटिक में ये माइक्रोब्स, सारे इन्वायरमेंट में ये माइक्रोब पाए जाते हैं। मैं समझता हूँ इनकी प्रेजेंस समझ में आ गई होगी। आप कहोगे कि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां क्या मिलेंगे ये माइक्रोब? हाँ, वहाँ चंद्रमा के ऊपर माइक्रोब छोड़ के आए थे साइंटिस्ट, गाड़ी से छुड़वाया उन्होंने। 2 साल के बाद देखा तो ये माइक्रोब जिंदा मिलेगा। तो आप कहोगे अरे वहां तो ऑक्सीजन नहीं थी, तो वो सांस कैसे है, कैसे जिंदा रहे? ये तो झूठी बात है। जब बोला ना कि माइक्रोब सारी जगह मिल सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। माइक्रोब्स बिना ऑक्सीजन के भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? एरोबिक। आपके नहीं है कोर्स में, लेकिन एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, अब थोड़ा माइक्रोब्स के बारे में आपने पढ़ लिया। अब अपने क्या है, कौन से माइक्रोब्स फ्रेंड, मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बड़ा शब्द नहीं बोल रहा, बार बार माइक्रोब्स माइक्रोब्स बोल रहा हूँ। जैसे होता है ना कि दिनेश कुमार नहीं हुए, डीके डीके डीके। तो माइक्रोब्स फ्रेंड्स में एंड फॉय भी है। अब फ्रेंड्स का धागा इस प्रकार से बना, अपने ग्राफिक बनाया है। मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, जो ब्रेड का पैकेट लाते हो उसमें जो स्पंजी जो होता है, उसके अंदर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो निकल जाती है, तो छेद रह जाता है वहां। तो ये ईस्ट नाम का, ईस्ट ईस्ट नाम की एक फंजाई होती है, एक फंजाई। आटे के अंदर ये टेबलेट वगैरह छोड़ देते हैं, दूसरे दिन देखते हैं कि आटा जो है, मतलब उसके अंदर छेद वगैरह हो गए और हो गए, उसमें ईस्ट आ गया, तो फिर उसकी डबल रोटी बना लेते हैं, तो स्पंजी हो जाती है वो। और दही के अंदर तो पता ही है आपको, दूध का क्या नाम है? लैक्टिक। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टोज। एक शुगर होती है लैक्टोज, और इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलने वाला जो माइक्रोब होगा, उसका नाम भी फिर ऐसा ही लिखो आप। कैसा रखें? लैक्टो, और आगे जैसे हो ना निकनेम, बेसिलस। बेसिलस का मतलब होता है रोड, इस प्रकार से ये बेसिलस, इस साइज को आपको, ये साइज का नाम बताना, बेसिलस रोड। तो इस तरह का ये लैक्टोबैसिलस जो दूध को फाड़ देता है, दही में कन्वर्ट करता है, ये अपने खाते हैं, ये फ्रेंड है अपने। क्या है? लैक्टोबैसिलस फ्रेंड है, अपने को दही बना के दे रहे हैं भाई। हाँ, तो फ्रेंड हो गए ना ये। तो यीस्ट, लैक्टोबैसिलस आपको पूछ लेगा ऐसे,
बताओ फ्रेंड कौन है, फॉय कौन है? कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल यूज बहुत ज्यादा होता है। ईस्ट का ये देखो कितना यूज करते हैं। ये ग्रेन्स, ग्रेन्स का है, आपका शुगर केन का है। जहां भी कोई थोड़ी शुगर है उसमें ईस्ट डाल दो और थोड़ा टेम्परेचर, सहज सहज टेम्परेचर में लाने के लिए उसको नीचे दबा दो। दूसरे दिन देखोगे आप उसको सुगंध सुगंध लेोगे ना उस आइटम की, जो शुगर का जो भी गन्ने का है या किसी भी अंकुरित अनाज का, और वो मिक्स करके उसमें थोड़ा ईस्ट लगा के और नीचे जमीन में दबा दिया था, सवेरे देखोगे साथ में ईस्ट डाला था। तो ये ईस्ट क्या करता है, ये शुगर को अल्कोहल में बदल देता है, दारू में बदल देता है। तो आप जो सुगंध लोगे उस दबाए हुए बर्तन की, तो आपको दारू की सुगंध आएगी। दारू की सुगंध। जेज का मतलब है कि जो माइक्रोब थे उन्होंने आदमी को दवाई पकड़ा दी। लो, अब इसमें सबसे पहला जो नाम आएगा श्रीमान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आएगा 1929 में, जब इंडिया में हिस्ट्री में देखें तो जो साइमन कमीशन यहाँ आया हुआ था, लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी मारी जा रही थी 1929 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक माइक्रोब फंजाई पेनिसिलियम नाम की
उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम। और नेचुरली जो पेनिसिलियम फंजाई से जो दवाई निकलेगी उसका नाम क्या होगा? पेनिसिलिन। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम बताओ, पेनिसिलिन। बाद में तो बैक्टीरिया से भी नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, जिसके पीछे भी माइसिन लगा है ना, इस प्रकार से फलामाइसिन, इडीमाइसिन, पूंछड़ीमाइसिन, ये सारी माइसिन जिस शब्द के पीछे लगा, ये बैक्टीरिया से निकलती हैं। फैक्ट्री में इन बैक्टीरिया से ये एंटीबायोटिक बनाई जाती है, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, ओरोमाइसिन, ये बैक्टीरिया ने दिए। और बैक्टीरिया ने दिए, लेकिन ये क्या है कि एंटी माइक्रोब है। जो बैक्टीरिया ने दी है, लेकिन ये बैक्टीरिया को ही मारती है। तो अपने को बीमारी होगी बैक्टीरिया से, तो इन दवाइयों को आप इंजेक्ट कर दीजिए, वो दवाई, वो जो रोग है वो हट जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो इसलिए इन दवाइयों को आप क्या नाम देते हो? एंटीबायोटिक। बायो मतलब जीवन, किसका? बैक्टीरिया का। तो जीवन के खिलाफ एंटीबायोटिक। आगे समझ में? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का भी आ गया आपको समझ में। लुई पास्चर ने क्या किया, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आप वैक्सीन या एंटीबायोटिक शब्द काम में नहीं लेकर एंटीबॉडीज शब्द काम में लेंगे अपने। एंटीबॉडीज। तो साइंटिस्टों ने देखा कि बहुत सारे जो रोग हैं वो एंटीबायोटिक देने से ठीक होते हैं, लेकिन अधिकतर 90% जो रोग हैं वो ठीक नहीं होते। स्मॉल पॉक्स उस जमाने में, मतलब ये बात है 1798, जब यहाँ इतिहास में वेलेजली शासन करने आया था। वारेन क्लाइव के बाद में वारेन हेस्टिंग्स के बाद में कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस के बाद में वेलेजली आया था यहाँ। उस जमाने में वहाँ क्या है कि एडवर्ड जेनर एक डॉक्टरी करता था, एक डॉक्टर था एडवर्ड जेनर, उस जमाने में इंग्लैंड में। उसने देखा कि स्मॉल पॉक्स इस तरह से फैलता है जिस प्रकार से कोरोना फैलता है, और सारे बच्चों को ले जाता है। स्मॉल पॉक्स, चेचक जिसको कहते हैं। अब तो नहीं है, आपका जन्म हुआ तब तक क्या है कि साइंटिस्टों ने ये वैक्सीन लगा लगा कर क्या कि सारे वायरस को खत्म कर दिया। लेकिन वैक्सीन की खोज तो उससे ही होगी ना। तो एडवर्ड जेनर जो डॉक्टर था, उसने देखा कि जो फफोले, स्मॉल पॉक्स में फफोले होते हैं छोटे छोटे, उसमें क्या है कि वो पस भर जाता है, वो सारे शरीर पर हो जाता है, आंख में भी हो जाता है, और जब तो रोशनी चली जाती है, कान में होता है तो सुनना चला जाता है। वो इतना खतरनाक वैक्सीन होता है, दिमाग में जाते आदमी मर जाता है, हार्ट पर। इस तरह से ये खतरनाक स्मॉल पॉक्स, बच्चे इसलिए खत्म हो जाते। उसने देखा कि जो कैटल से, जो मिल्कमैन गायों से जो मिल्क निकाल रहे हैं, और जो उनके दूध के जो ग्लैंड्स हैं, थंड है, उनके भी स्मॉल पॉक्स के हैं, पशुओं के भी स्मॉल पॉक्स हैं, और उनके जो दूध से जो निकाल रहा है उसके भी वो वायरस लग रहे हैं मिल्कमैन के। लेकिन मिल्कमैन के वो पस लगने के बावजूद भी स्मॉल पॉक्स वगैरह का कोई बीमारी नहीं हो रहा। तो उसने सोचा कि इलाज भी
मर्ज में ही है, इलाज भी रोग में ही है। तो उसने गाय के थनों का जो पस है वो इकट्ठा कर लिया और बच्चों के लगाना शुरू कर दिया उसने। तो जिनको वो पस जिन बच्चों के लगवाया उन बच्चों को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कि शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो स्मॉल पॉक्स नहीं होने देता, यदि ये थोड़ा सा इंजेक्ट कर दिया जाए तो। आप समझ गए होंगे वैक्सीन में क्या होता है। कोरोना की वैक्सीन में क्या था, कोरोना के वायरस थे। पोलियो की वैक्सीन में क्या होगा, पोलियो की वायरस हैं, लेकिन कमजोर किए हुए होते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं शरीर में। तो जो ही वो जाते हैं तो अपना जो बॉडी का जो सिस्टम है, जो अपनी बॉडी की आर्मी है WBC, वो अपना जो इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इतना एक्टिव हो जाता है कि वो पहचानने लग जाता है कि कोरोना का वायरस आ गया, कोरोना का वायरस आ गया, आ गया, सल्टो इस मारो मारो मारो। अंदर से की फौज जो है ट्रेंड हो जाती है। तो वैक्सीन देने से आपके शरीर की जो फौज है वो ट्रेंड हो जाती है उस खतरे से निपटने के लिए। ये वैक्सीन का काम। अब जो शरीर के अंदर जो ट्रेंड होती है वो फौज, उसका नाम है एंटीबॉडीज, नॉट एंटीबायोटिक बट एंटीबॉडीज। और ये वायरस वगैरह इनको एंटीजन कहते हैं। आपको तो नहीं पढ़ना, लेकिन इनको एंटीजन कहते हैं। जो भी कोई जहर वगैरह जाता है और शरीर में, उसको एंटीजन कहते हैं। और उनका जो शरीर में मुकाबला करते हैं उसको एंटीबॉडीज। ये डॉक्टर जेनर ने खोज किया इस छुपे हुए दुश्मन को। मजाक करते थे वहां, एक औरत अपने बच्चे को डिस्टर्बेंस हो गया, अपने बच्चे को बीमार हो गई, बच्चे को लेकर बीमार हो गई तो रोने लगी। तो लोगों ने कहा कि वो गाय वाले डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको गाँव वाले डॉक्टर के पास ले जाओ। मजाक करते थे, लेकिन ये मजाक नहीं था। कितनी बड़ी भयंकर जो है चीज खोजी, और उसी चीज ने अपने को क्या है वायरस, कोरोना के वायरस से बचा दिया। अब आइए आप, और कौन सा रहा, क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। आप देखते हो गंदी चीजें, जो भी मरे हुए डेड जो चीजें हैं वो पड़ी रहती हैं, और कुछ दिन बाद देखते हो तो वहां से सफाई हो गई। कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं गया था, सफाई हो गई, और सारा क्या कि सोयल बन गई है। उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल था उस पर क्या है कि बैक्टीरिया ने अटैक करके, माइक्रोब्स ने, तरह तरह के फंजाई, एल्गी, इन्होंने अटैक करके उसको साफ कर दिया। इसलिए इनको क्या है, स्कैवेंजर, वर्क एज स्कैवेंजर। आगे समझ में? तो ये फ्रेंड हो गए ना अपने, क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। और अगला रहेगा अपने इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में। अब इस नाइट्रोजन को जो पौधा है, प्लांट है, वो सीधा तो ले नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड को तो सीधा ले लेता है, खाना बना लेता है, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं ले सकता और प्रोटीन नहीं बना सकता, प्रोटीन यूज नहीं कर सकता प्लांट। तो इस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदलने के लिए, इनको कंपाउंड्स में बदलने के काम जो है ये माइक्रोब करते हैं।
और ये प्लांट्स को देते रहते हैं और सोयल के अंदर डालते रहते हैं। और जड़ जो है, रूट्स ऑफ प्लांट कैन एब्जॉर्ब दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड दे कैन likewise this the plant can use this or nitrogen compound. इसको कहते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो फ्रेंड हो गया ना, ये जमीन की फर्टिलिटी बढ़ा दी, फ्रेंड हो गया। अब आइए आप दुश्मनी भी तो देखो। एक कहावत है ना, अभी तक तो दोस्ती देखी है, दुश्मनी भी तो देखो। दुश्मनी का नाम लेते ही माइक्रोब्स का नाम आते ही गए, डिजीजेस, रोग, डिजीजेस इन ह्यूमन के अंदर जो डिजीज है वो इस तरह से मैंने इनको लिखा कि पहले वाले बैक्टीरिया से और उसके बाद वाली वायरस से, ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए। डिजीज जो आदमी में जो डिजीज हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो कम्युनिकेबल, संपर्क से, कॉन्टेक्ट से। वो कॉन्टेक्ट एयर का भी हो सकता है, टच से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है। जैसे पॉलिनेशन में पढ़ते हो ना, फूल फ्लावर्स के पॉलिनेशन, जो पोलन है वो वायु से, वाटर से, एयर से, एनिमल से इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वैसे ही ये माइक्रोब जो है, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर से, टच से, एयर से, उसको कम्युनिकेबल डिजीज मानते हैं। और कुछ क्या है कि कैरियर से, कुछ क्या है कैरियर से जो होने वाले रोग है वो अलग पढ़ लेते हैं, और जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसको अलग पढ़ लेते हैं। और आपका क्या है कि ये मैंने बताया ना शुरू में बैक्टीरिया तक, ये तीन जो है ये बैक्टीरिया तक बना दिया। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड। टीबी रोग बड़ा भयंकर था, कैंसर की तरह से हो जाता था तो मरता ही था, लेकिन उसकी दवाई खोज ली गई। अब टाइफाइड का पता ही, बुखार आता है और गंदा खाना खाने से अंदर आंत जो है सूज जाती है, आंत में पस पड़ जाता है, खतरनाक हो जाए तो जीवन चला जाता है। ये बैक्टीरिया से होता है। कोलेरा में उल्टी, दस्त वगैरह और होता है, शरीर का सारा पानी वगैरह वो बाहर निकल जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है, कोलेरा। मीजल्स ये बच्चों के होता है वायरस से। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स तो इराडिकेट कर दिया है, उसको तो आपने देखा ही नहीं, खत्म करने के बाद में आपका जन्म हुआ है। चिकन पॉक्स बड़े फफोले होते हैं। चिकन पॉक्स, पोलियो का तो आप, पोलियो भी चिकन पॉक्स की तरह से खत्म होने पर खत्म हो गया है। जो अभियान चलाया सरकार ने, पोलियो मुक्त भारत, उसके अंदर जो वैक्सीन पिलाने आते हैं ना, वो इसलिए किसी बच्चे में इधर उधर कहीं कोई रह भी गया है तो सारे बच्चों को ये पिला दो ताकि वो खत्म कर दे उनका इम्यून सिस्टम, रहे ही ना। हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस कहते हैं लीवर, जिगर का, ये कई टाइप के होते हैं, जिगर ए, जिगर बी, जिगर सी, इस तरह से। लेकिन हेपाटाइटिस ए जो है बहुत खतरनाक होता है, लीवर इतना खराब कर देता है, वायरस मर जाता है आदमी। ये वायरस वाले रोग आपको पूछे कौन से वायरस हैं, कौन से बैक्टीरिया से, आपको बता देना है। फिर आया समझ में? अब टीबी है, टीबी कैसे फैलती है? कम्युनिकेबल है ना, कैसे फैलती है? मैंने छींक दिया 1 मीटर तक जो आदमी होगा उस अपने, मेरी जो ड्रॉप्स गई, उन ड्रॉप्स में टीबी के बैक्टीरिया हो गए, उसमें चले जाएंगे।
बाय एयर, बाय एयर टाइफाइड। मेरे टाइफाइड है, मैंने क्या है कि पानी पिया, जूठा कर दिया, खाना कोई दूसरा स्वस्थ है वो मेरे साथ खा रहा है या मेरे छोड़े बर्तनों में खा रहा है, कम्युनिकेबल टाइफाइड उसको भी हो जाएगी। इवन आप खाने का ऑर्डर देते हो, जो वहाँ जो रसोइये हैं, जहाँ रेस्टोरेंट ढाबे के अंदर, उसके किसी के टाइफाइड हुआ है और वो खाना बना के आपको बहरा ला के दे रहा है। ये लोग खाना भी दे रहा है और साथ में आपको टाइफाइड भी दे रहा है, फूड और वाटर से, कम्युनिकेबल टाइफाइड। कोलेरा, कोलेरा का कोई पेशेंट है, उल्टी कर रहा है, दस्त लग रहे हैं, वहाँ जाकर आप बैठते हो, बात करते हो उससे, तो उससे कांटेक्ट हो गया ना, उसके टच हो गए और हो गए, तो आपके भी कोलेरा हो जाएगा। ये जो मीजल्स है ये तो एयर से हो जाता है। जब मीजल्स फैलता है ज़्यादातर गर्मियों में होता है, बच्चों के लाल लाल वगैरह हो जाता है, रेड रेड रेड, इस तरह से सारी जगह रेड, सारी जगह बिल्कुल रेड, बंदर की तरह से रेड हो जाती है स्किन। और जब ये फैलता है तो ये एयर से ही फैलता है ये, तो वहाँ कोई दूसरा बच्चा किसी आसपास में वो खेल रहा है और उसके मीजल हो जाता है, सारों के हो जाता है, क्योंकि एयर से होता है ये बात है ना। और चिकन पॉक्स जो है ये कॉन्टेक्ट से, उसका पस इधर लग गया, उसका पस इधर लग गया, चिकन पॉक्स हो गया। पोलियो है, पोलियो वाटर से, गंदे पानी से, पोलियो गंदे पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस ए भी गंदे पानी से फैलता है, ये लिवर जिगर ए। दुश्मनी में आदमी से जो दुश्मन है, आदमी से जो दुश्मनी करता है वो अपने पढ़ लिए, लेकिन कैरियर वाला नहीं पढ़ा। कैरियर का मतलब कह रहे वायरस जो है मॉस्किटो कैरी करते हैं, मच्छर, मच्छरी, नॉट मच्छर, मतलब फीमेल जो होती है वो अपने अंडों को स्वस्थ रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, अंडों से लार्वा निकालने के लिए उसको आदमी का खून पीना जरूरी होता है, कंपल्सरी। तो फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो है वो आपको काटेगा, काटेगा तो उसके लार्वा में क्या होते हैं, मलेरिया, प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, वो होता है, वो आपके शरीर में चला जाएगा और मलेरिया कर देगा। कैरियर हो गए ना, प्लाज्मोडियम कैरियर कौन है, मॉस्किटो, वो भी है फीमेल एनाफिलीज। इसी प्रकार से डेंगू, डेंगू में, डेंगू वायरस से होता है वैसे तो। एडीज जिसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, और उसके टांगों में और में सफेद सफेद चक्के जैसे होता है ना, वो व्हाइट छिड़क दिया हो इस तरह से, वो होता है, दिन में खाता है ये मच्छर मॉस्किटो एडीज। और ये ज्यादातर के पानी में होता है, पता है आपको। तो आसपास में पानी इकट्ठा हो, गड्ढों में, बर्तन में, टायरों में, ध्यान रखना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए ताकि कैरियर ना बन सके। तो ये वायरस क्या है कि एडीज, एडीज मच्छर होता है फीमेल, उस वो वायरस जो खाता है तो वो अपने शरीर में इंजेक्ट कर देता है, तो डेंगू हो जाता है। ये मच्छरों की दुश्मनी ह्यूमन के खिलाफ। जब आपसे कोई पूछे ना कि आदमी का सबसे, इस दुनिया में आदमी का सबसे पहला और खतरनाक दुश्मन कौन है, फौज कौन है, तो आप बोलोगे ओ लॉयन, कोई कहेगा टाइगर। नो, सबसे ज्यादा मौतें इससे होती हैं, मच्छर के काटने वाले रोगों से। मच्छर, मॉस्किटो सबसे बड़ा दुश्मन आदमी का, आदमी जात का।
फिर अपने आदमी से अब चलते हैं जानवर और पौधों पर। ये किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, पौधों को भी नहीं छोड़ते। एनिमल्स एक रॉबर्ट कोच नाम के जर्मन साइंटिस्ट हुए थे, उसने क्या है कि बैक्टीरिया खोजा था एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया खोजा था उसने। ये भेड़ों में और कैटल्स जो है ना बहुत मर जाती हैं एंथ्रेक्स से, फीवर टाइप हो जाता है उससे, बैक्टीरिया से, एंथ्रेक्स से। आदमी में हो जाता है कभी कभी। तो ये रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स की खोज की थी, एनिमल्स में होता है। दूसरी डिजीज होता है, ये वायरस से होती है एनिमल्स के, फूट एंड माउथ, खुरपका, मुंह पका, हिंदी में इस तरह से बोलते हैं गांव में, खुरपका, मुंह पका। तो जो मुंह के अंदर इस तरह से भयंकर सूज जाता है एनिमल्स का, तो वो घास नहीं खा सकता, भूख से मरेगा। इसी प्रकार से वो चल नहीं पाएगा, यदि उसके खुर के वो सूज जाएंगे, खराब हो जाएंगे पैर। तो पशु तो चलने से जिंदा रहता है, वो चल नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। ये वायरस से होता है, फूट एंड माउथ। प्लांट्स, मैंने बताया ना, प्लांट्स को भी नहीं बख्शा है। ये बैक्टीरिया से होता है, सिट्रस कैंकर। नींबू होता है ना, नींबू के पत्तियों के ऊपर लगते हैं ये बैक्टीरिया। कहाँ लगते हैं ये? हवा से इधर उधर जब टहनियाँ हिलती हैं तो बैक्टीरिया इनके पत्तों पर बैठ जाते हैं नींबू के। अब बोलते हैं ना कि नींबू तो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत जरूरी है, विटामिन सी है, वो है, ये है वो। अरे ये बैक्टीरिया तो उसको भी नहीं छोड़ते, सिट्रस नींबू के कैंकर पैदा कर देता है। रस्ट क्या है कि ये रस्ट डस्ट नहीं है, हाँ है डस्ट जैसा ही, पाउडर सा होता है ये, बिल्कुल काला काला, इसलिए कहते हैं रोली भी कह देते हैं इसको। रोली होते हैं ना, वो तिलक करते हैं और करते हैं इस तरह से, रोली, रेड, येलो, ब्लैक, इस तरह की रोली टाइप होता है। हिंदी में इस रोग को भी रोली रोग कहते हैं, गेहूं का होता है ये रस्ट, इस रोग को कहते हैं रस्ट। तो ये क्या है कि एयर से इनके जो बीज हैं, फंजाई होता है ये, इसके जो बीज हैं वो एयर से, या फिर जो सीड है वो कोई बीड्स के बीच में इस तरह से रोली वाला, रस्ट वाला सीड आपने सोविंग कर दी, तो उसके प्लांट में वो फंजाई सारे में उग जाएगी साथ में, इस तरह से फैलता है। भिंडी का ये वायरस का है, एक बैक्टीरिया का दे दिया, एक फंजाई का दे दिया, एक वायरस है। येलो वेन ऑफ भिंडी, जो पानी के पाइप होते हैं ना पत्तियों में, वेन्स इस तरह से, ये वो सारी येलो हो जाती है। येलो हो जाएंगे तो खाना कैसे पकाएगा, भिंडी खत्म हो जाएगा। ये ऐसा पैदा करते हैं येलो वेन। और सबसे जो खतरनाक, रात दिन जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो अपना खाना खराब करने में लगे रहते हैं। ये माइक्रोब क्या करते हैं, खाना खराब करने में लग जाते हैं। और कई बार क्या, खराब खाना आपने खा लेते हैं, कि कोई बासी खाना खा लिया, कोई इस तरह से खा लिया। डॉक्टर पूछता है ना कि फूड पॉइजनिंग कैसे होगी, उल्टियां कैसे हो रही, दस्त कैसे हो रहे, पानी की शरीर में कमी होती जा रही है, उसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग कैसे हो गया? एक पॉइजन का दूसरा नाम, एक तो वायरस है, दूसरा एक नाम और है टॉक्सिन। पॉइजन का एक दूसरा नाम और है टॉक्सिन। तो ये क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है फूड के अंदर मिल जाते हैं और अपने बैक्टीरिया के टॉक्सिन छोड़ देते हैं, उसमें जहर मिला देते हैं। टॉक्सिन खाने में मिला देते हैं, और वो टॉक्सिन वाला खाना जब आदमी खा लेता है तो उल्टी दस्त वगैरह वो होने लग जाते हैं। फूड पॉइजनिंग कई बार तो कितनी खतरनाक होती है, तुरंत उसके ड्रिप वगैरह और नहीं चलाई जाए, एंटीबायोटिक नहीं दी जाए, मर सकता है।
तो इस तरह के खतरे से निपटने के लिए फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है अपने। भाई फूड दुकानों के अंदर कोई चिप्स ले लिया आपने, थैलियों के अंदर आटा मिल रहा है, जैम्स, आप अचार साल साल भर का अचार खा रहे हो, ये खराब क्यों नहीं होता? क्या माइक्रोब्स की इनके साथ फ्रेंडशिप है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें इस तरह के प्रयत्न होते हैं, इफर्ट्स होते हैं, जिसके कारण इस तरह के टॉक्सिक बैक्टीरिया इसको टच नहीं कर सकते, इस खाने को सिर्फ आदमी खा सकता है। तो कौन से मेथड्स हैं टू सेव फूड फ्रॉम टॉक्सिन्स एंड माइक्रोब्स? माइक्रोब्स टॉक्सिन्स निकालते हैं, खराब करते हैं। तो क्या एक तरीका तो एक केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या होता है कि सोडियम बेंजाइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट ये केमिकल होता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये खाने उसमें मिला देते हैं, आटे मिलाओ या चाहे आपके चिप्स वगैरह में मिलाओ, कहीं मिलाओ। साल्ट होता है, उसमें भी तो सोडियम होता है, जो अपने खाना खाते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, नमक। ये केमिकल जो है इन बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता, टॉक्सिन्स को, इनको न टॉक्सिन सिक्रीट करने देता, माइक्रोब्स को आगे बढ़ने नहीं देता। ये केमिकल बेंजोइट और जो मेटाबाइसल्फाइड बताया सोडियम। कॉमन साल्ट, ये भी बैक्टीरिया को नहीं बढ़ने देता। आप जाते हो डॉक्टर साहब, मेरा तो क्या गला खराब है, डॉक्टर बोलता है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम नमक से गरारा गर्गलिंग कर दो आप साल्टी वाटर से। वो नमक होता है, वो बैक्टीरिया को मार देता है नमक, आगे आगे बैक्टीरिया ये टॉक्सिन्स नहीं छोड़ने देता, मार देता है, आपका गला ठीक हो जाता है। तो जो नमक के जो इमली है, आंवला है, सालों साल खाते रहते हो आप, उसके नमक लगा दिया जाता है थोड़ा सा। ये जो कच्चा आम है, कैरी जिसको बोलते हो, अचार वगैरह, वो इमली खाते रहते हो, इनके नमक लगा दिया जाता है, थोड़ा सा सेफ हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ चीजें सुगरी होती हैं, सुगर, लिक्विड सुगर टाइप, उसके चारों तरफ लगा दिया जाता है। जैसे आंवला, आंवला के चारों तरफ शुगर के अंदर डिप कर दिया जाता है, वो आंवला खाते हो, मीठा लगता है, खाते हो, लेकिन उस आंवले को आप कभी खा लो, बैक्टीरिया उस माइक्रोब उस पर हावी नहीं हो सकते। क्यों? जो शुगर होती है वो मॉइस्चर को सोख लेती है, और अपने पता है अपने को कि वाटर इज लाइफ, मॉइस्चर इज वाटर। अब जब वाटर ही नहीं मिला बैक्टीरिया को, मॉइस्चर ही नहीं मिला, तो बैक्टीरिया आगे ग्रो कैसे करेगा? और मॉइस्चर को वहां जो सुगरी जो सॉल्यूशन है वो बनने नहीं देता शुगर, तो शुगर से भी प्रिजर्वेशन करते हैं। ऑयल एंड वाइनेगर, ऑयल के अंदर जितना भी पिकल्स है, अचार है, मछलियां है, मीट है, फ्रूट है, वो उसमें ऑयल डाल देते हैं, और विनेगर, एसिटिक एसिड विनेगर डाल देते हैं साथ में, खराब नहीं होता। तो ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, बड़ा जोरदार बात है। ये विधि भी फ्रांस के लुई पास्टर ने बताई थी, जिसने दारू बनाने का तरीका बताया था ना, फर्मेंटेशन, उसी ने ये बताया था, हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर।
जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट हैं, दूध क्या है कि महीने महीने के पैकेट्स में सर्स का, आनंद डेयरी का, इस तरह से चलता रहता है, बिकता रहता है, खराब नहीं होता। अरे ये क्या कारण है? क्योंकि जो उसकी पैकिंग होती है उससे पहले क्या है कि डेयरी प्लांट के अंदर 70 डिग्री पर इसको 15 या 30 डिग्री 15 या 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है पाइपों में। भाप, अंदर दूध जा रहा है, बाहर इस टेम्परेचर की वो भाप है, वेपर है, गर्म दूध गर्म हो रहा है 70 डिग्री पर। इसको मतलब कि आधा ये 15 या 30 सेकंड तक, आधे मिनट तक उसमें दूध को बहाते हैं। और फिर क्या है, इस गर्म दूध को अचानक ही जो बर्फ के पाइप होते हैं उसमें से गुजार देते हैं तुरंत बाद। बैक्टीरिया जो है इस चेंज एनवायरनमेंट को सहन नहीं कर पाता और मर जाता है और फट जाता है, और दूध बैक्टीरिया लेस हो जाता है, दूध फटता नहीं, महीनों महीनों उसको काम में लेते रहो, डेयरी वाले बेचते रहो। तो इस विधि को क्या कहते हैं, मेथड को? पास्चुराइजेशन। पूछ सकता है वो, व्हाट डू मीन पास्चुराइजेशन? इन विच हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर वी किल द बैक्टीरिया इन द फूड। स्टोरेज एंड पैकिंग्स, ये सारे दिन भर काम में लेते हो आप। अरे वो क्या, लेज देना, कुछ खाने की जो चीज़ें आप फटाक से जो कॉन्फेक्शनरी से लाते हो वो देना, ये देना, कुछ फूले हुए से होते हैं ना, तो उसमें क्या नाइट्रोजन भर देते हैं। तो जीने के लिए इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। तो मॉइस्चर भी गए, ऑक्सीजन भी गए, तो बैक्टीरिया फैलेगा, वहां तो नाइट्रोजन भर देंगे। अच्छा, और सील्ड एयर टाइट, उसमें कोई खाली फूड है, कोई गैस भी नहीं रहने देंगे, नाइट्रोजन वगैरह भी नहीं रहने देंगे। तो इस तरह की जो पैकिंग करते हैं ना, वो क्या होती है? स्टोरेज एंड पैकिंग फूड। ये अब आइए, बाद नाइट्रोजन से भर देते हैं, पैकिंग हो जाती है। तो नाइट्रोजन तो 78% है ना इन्वायरमेंट में, 78% है नाइट्रोजन। 78% फिक्स कैसे रहती है भाई? फिक्स कैसे रहती है 78%? इसलिए इसका नाम क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन को जो माइक्रोब्स है, इस तरह के जो जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ को राइजो भी कहते हैं ना, जड़ को क्या कहते हैं? राइजो बैक्टीरिया बियम, राइजोबियम, जड़ का बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि जो दाल वाले पल्सेज होते हैं उसकी नोड्यूल्स से, जड़ों की नोड्यूल्स में रहते हैं और नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देते हैं, ऑर्गेनिक या नाइट्रोजन के नाइट्रेट में बदल देते हैं, अमोनिया में बदल देते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल में डाल देते हैं। ये सॉइल है, ये सॉइल है, इसमें डाल देते हैं। और जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग कहते हैं ना, ये यार खतरनाक होती है, ये तो किसी भी गिर जाए तो मार दे। अरे भाई, ये प्रॉफिट भी तो करती है। जो लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में बदलकर पानी से बरसात में जमीन में आ जाते हैं। ये जमीन में आ गए ये कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बैक्टीरिया से और लाइटनिंग से जमीन में आ गए। जमीन में क्या है कि लैंड में या सॉइल में जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको प्लांट्स रूट से सोख लेता है और प्रोटीन बनाता है प्लांट्स। और ये प्रोटीन फिर क्या है, अपने खाते हैं एनिमल्स, और अपने शरीर में प्रोटीन रहता है। जो डेड होते हैं या वेस्टेज फेंकते रहते हैं, रोज पेशाब करते हैं, स्टूल बाहर फेंकते हैं वेस्टेज, तो वहां वो बताया ना स्केवेंजर,
जो छुपे हुए स्कैवेंजर वो उस पर लग जाते हैं और नाइट्रोजन को फ्री कर देते हैं। ये देखिए आप, ये फ्री कर दिया नाइट्रोजन का, वापस 78 हो गया, ये थोड़ा कम हुआ फिर वापस 78 हो गया। तो ये एक चक्कर चलता रहता है। इस नाइट्रोजन साइकिल से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती रहती है, फिक्स होती रहती है। मैं समझता हूँ काफी अलग अलग करके एक धागे के रूप में अपने इसको पढ़ा है, एक 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 ह्यूमंस का और एनिमल्स का और प्लांट्स का, कौन से बैक्टीरिया, वायरस और ये इस तरह की बातें जो पढ़ी है ना हमने, याद कर लेना, अगला टॉपिक फिर देखेंगे।